उन फॉल्स केसेस की वजह से जो असली रेप केसेस हैं जिसमें कि सच में ब्रूटली रेप किया जाता है वो केसेस पर ध्यान नहीं जा पाता है। ये पूरी तरीके से तय नहीं हो पाता है क्योंकि देखो रेप का केस ऐसा होता है जिसमें कि कोई आई विटनेस नहीं होता। रेप और मर्डर के कानूनों को लेकर हमेशा से एक चर्चा का विषय रहा है कि क्या अभी हमारे भारत के कानून उतने सशक्त हैं कि वाकई इस तरह के जो जघन्य अपराध हैं और उन अपराधियों को सज़ा कितनी जल्दी और वो न्याय तक वो जो पीड़ित परिवार है पहुँचे। सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही एक याचिका दाखिल होगी और इस याचिका को दाखिल करेंगी सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट कीर्ति आहूजा। कीर्ति आहूजा की बात करें तो वो पहले भी इस तरह के कानूनों में क्या बदलाव होने चाहिए उसको लेकर होम मिनिस्ट्री को लेटर लिख चुकी है और वो लेटर भी कानून मंत्रालय को जा चुका है। हमारे साथ खुद कीर्ति आहूजा मौजूद हैं, बात करेंगे। कीर्ति जी, आपने जो पहले भी लेटर लिखा था और ताज़ा जो PIL का स्वरूप क्या है, खासकर इस बात करें क्योंकि अभी भी जो एपिसोड हुए हैं सबको पता है, तो आप जो PIL डालेंगी वो एग्जैक्ट क्या होगी? देखिए, मैंने जो PIL पहले डाली थी उसमें मैंने ये कहा था कि रेप के कानूनों में बदलाव इस तरह होने चाहिए कि रेप के कानून सशक्त हों। उसके लिए मैंने उसमें एक डिवाइडेशन मांगी थी कि क्या होता है कि कोई भी केस जब रजिस्टर होता है तो उसमें आपको एक डिफ्रेंशिएशन करना चाहिए कि कुछ ऐसे केसेस जिसमें कि लड़की का मर्डर हो गया, बच्चों का मर्डर हो गया बहुत ही ब्रूटल रेप होने के बाद से, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें ब्रूटली रेप नहीं होता, मर्डर नहीं होता है। तो दो तरह के केसेस होते हैं और फॉल्स केस की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो दूसरे वाले केसेस में ज़्यादा होती है जिसमें कि मर्डर नहीं हुआ, इंजरीज नहीं हुई। तो मैंने पिछली PIL में ये कहा था कि इन दोनों केसेस को सेपरेट कर दो, यानी कि आप उन केसेस में जिसमें कि फॉल्स होने की संभावना है उनको आप सेपरेट तरीके से चलाओ और जिसमें इंजरीज ग्रीवियस आ जाती हैं, मर्डर हो जाता है बच्चियों का, लड़कियों का, उनको सेपरेट करो। इसका फ़ायदा ये होगा कि कोर्ट जो है वो ज़्यादा अच्छे से उन केसेस पे काम कर पाएगी जिसमें कि बच्चों का या लड़कियों का, महिलाओं का ब्रूटली रेप होकर मर्डर हो जाता है, और फॉल्स केसेस में बहुत ज़्यादा कोर्ट का जो टाइम वेस्ट हो जाता है वो नहीं होगा। तो इस PIL पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस बेंच ने मेरे सजेशंस को अप्रिशिएट करके मुझे कहा था कि आप होम मिनिस्ट्री में भेजिए और वो आपके सजेशंस को कंसिडर करें, ऐसा हम चाहते हैं। और होम मिनिस्ट्री ने मुझे वापस रिप्लाई किया कि हम आपके सजेशंस को कंसिडर कर रहे हैं और कानून मंत्रालय को भेज दिया है। लेकिन अब मैं जो नया PIL डालने वाली हूँ उसमें मैं पर्टिकुलरली फोकस फॉल्स केसेस पे करना चाहती हूँ क्योंकि एज एन एडवोकेट मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा जो फॉल्स केसेस होते हैं उस वजह से, एक तो पहली बात जिनके ऊपर फॉल्स केस हुआ वो तो भोग ही रहे हैं, वो विक्टिम हो गए हैं, एक्चुअली उनके साथ में ट्रॉमा चल रहा है। लेकिन उन फॉल्स केसेस की वजह से जो असली रेप केसेस हैं जिसमें कि सच में ब्रूटली रेप किया जाता है वो केसेस पर ध्यान नहीं जा पाता है। और इस वजह से कोई अगर महिला या कोई बच्ची रेप की कंप्लेंट करने के लिए पुलिस स्टेशन जाती है तो उसको भी एक शंका की नज़र से देखा जाता है कि आजकल तो बहुत रेप केसेस हो रहे हैं, आजकल कोई भी आता है जो है वो रेप केस कर देता है, किसी के साथ कोई दुश्मनी हो जाए, कोई एनमिटी जन्म जाए तो फिर वो रेप केस कर देता है। क्योंकि हमारे कानूनों में सशक्तिकरण के लिए थोड़ा सा ये भी तो आया ना चेंज की, अगर कोई लड़की बोल रही है तो आप प्राइमा फेशी उस पर विश्वास करो। लेकिन बहुत सारे फॉल्स केसेस होने की वजह से अब रियल जो विक्टिम है उसको सच नहीं मानते, चाहे वो पुलिस स्टेशन हो, चाहे फिर वो कहीं भी जाए, मीडिया में जाए, पुलिस स्टेशन में जाए, पहली नज़र में कोई भी देखता है तो कहते हैं क्या पता ये भी फॉल्स ही होगा। वो क्यों? क्योंकि इतने फॉल्स केसेस हो रहे हैं। एज एन एडवोकेट मैं कोर्ट में देखती हूँ, तो मैंने अपनी PIL में ये सोचा है कि मैं PIL में ये सजेशन सुप्रीम कोर्ट को देना चाहती हूँ कि आप ऐसे कानून बनाइए जिससे कि फॉल्स केसेस में कमी हो। बट कीर्ति जी, कहीं ना कहीं लगता है कि जब इस तरह की कोई शिकायत पुलिस थाने आती है, सबसे पहले आदमी जो पीड़ित है वो पुलिस थाने जाएगी। वहाँ पर शुरुआती में क्या होता है कि ये ऐसा हुआ है और ये शिकायत मैं लिखाना चाहती हूँ। वहाँ अभी जो कानून है कि आप तुरंत शिकायत दर्ज कीजिए और इन्वेस्टिगेशन कीजिए, तो इन्वेस्टिगेशन का जो एक पीरियड होता है वहाँ पर आपको लगता है कि ये फॉल्स केसेस और है या नहीं है, सच्चाई तो सामने वहाँ पे आ सकती है। बिल्कुल आ सकती है, लेकिन क्या होता है कि इन्वेस्टिगेशन करती है पुलिस, लेकिन उस समय पूरा नहीं हो सकता है ना कि आप तय कर लें कि ये फॉल्स है या नहीं है। ये पूरी तरीके से तय नहीं हो पाता है क्योंकि देखो रेप का केस ऐसा होता है जिसमें कि कोई आई विटनेस नहीं होता। अगर कोई आई विटनेस होगा तो फिर रेप ही कैसे होगा? इसलिए बाकी सारे केसेस में तो क्या होता है कि इन्वेस्टिगेशन के समय भी आप प्रूव कर सकते हो कि भाई ये फॉल्स है, कि जैसे मान लो विक्टिम कोई विटनेस नहीं है, कोई मेडिकल इंजरी नहीं है, लेकिन रेप केस बिना इंजरी के भी होते हैं और उसमें क्या होता है कि विटनेस तो है नहीं। अब उसमें प्राइमा फेशी तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में यही करेगी ना कि विक्टिम का बयान ले लेगी। अब वो ट्रायल में जाके होगा कि वो सच है कि नहीं है, वो पूरा ट्रायल चलेगा। तो इसीलिए रेप केसेस बहुत ही एक नाजुक मैटर होते हैं क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि डायरेक्ट विटनेस नहीं होता है, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। अब इसीलिए
क्या होता है कि फॉल्स केसेस की भी संभावना ज़्यादा होती है, कोई विटनेस नहीं है तो फॉल्स केसेस की भी संभावना क्या ज़्यादा है। आपको ऐसा क्योंकि आपके जो आप हम देखा कि आप सोशल मीडिया पे भी हाँ। अवेयरनेस प्रोग्राम हाँ। चलाती हैं, तो कुछ लोगों ने आपको ऐसा कहा कि फॉल्स केसेस पे भी काम करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने ये पीएल का जो विचार रखा वो इसीलिए रखा क्योंकि जब मैंने पहली पीएल डाली उसके बाद से मुझे बहुत लोगों के कमेंट्स आए सोशल मीडिया पर कि मैम आप ऐसा भी कुछ कीजिए कि फॉल्स केसेस पर कुछ काम हो सके, क्योंकि हम उनमें से कितने ऐसे विक्टिम्स थे जिन्होंने कहा कि हम असली विक्टिम है, हमने किया नहीं है लेकिन हम पे फॉल्स केस हो गया, तो मैम हमारे लिए भी कुछ कीजिए। आप जैसे आवाज़ उठा रहे हैं रेप के कानूनों में बदलाव के लिए, तो विक्टिम को तो फ़ायदा हो रहा है लेकिन उन आरोपियों का क्या जिनको कि फॉल्स रेप केस में फंसाया जा रहा है। तो उनके लिए मैंने जब सोचा कि ये बात सच है, मैं खुद भी देख रही हूँ और लोगों के कमेंट्स भी आए काफ़ी सारे जिन्होंने मुझे बताया। कुछ लोगों ने तो ऐसा भी बताया कि मैम हमारे ऊपर 10 साल बाद रेप केस हुआ है, यानी आज एनमिटी आपके साथ किसी की हो गई, वो आके बोल देती है कि मेरे साथ 10 साल पहले इन्होंने ऐसा केस किया था। तो ऐसे ऐसे मेरे पास कई लोग आए जिन्होंने बताया कि मैडम हमने कुछ किया ही नहीं है लेकिन हमारे ऊपर केस हो गया क्योंकि हमारा उससे झगड़ा हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि फॉल्स केसेस पर भी काम करना बहुत ज़रूरी है। इससे फ़ायदा दो होंगे, एक तो जिनके ऊपर फॉल्स केस हुआ है वो भी बचेंगे और साथ के साथ जो रियल विक्टिम्स हैं उन पर भी फोकस अच्छे से जा पाएगा, कोर्ट का भी पुलिस का भी। ये बहुत ज़रूरी बात है। तो क्या कोई आप ऐसा अपनी पीएल में कोई डाटा लगाएंगी कि फॉल्स केसेस का, या कोई जुटाए एक आंकड़ा होता है कि कोई भी एडवोकेट जब पीएल फाइल करता है तो नेचुरली उसके पीछे की रिसर्च होती है। जो फॉल्स केसेस की आप बात कर रहे हो, कोई ऐसा आप डाटा आप जुटा रही हैं कि हाँ ये ताकि कोर्ट को रखें, ये देखिए जी यहाँ पे ये हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसके लिए डेटा जो है वो कलेक्ट कर रही हूँ। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें देखो प्रोबेबिलिटी किस में सबसे ज़्यादा होती है फॉल्स केसेस की, जिसमें डीले में किया गया है, जिसमें कि जैसे मान लो इमीडिएट आपके साथ कुछ हो जाए, ठीक है उसमें भी थोड़ा कोई ना कोई फॉल्स हो जाता है, लेकिन ज़्यादा प्रोबेबिलिटी उन केसेस में जिसमें काफ़ी डीले होता है। तो मैंने जब स्टडी किया तो मैंने देखा कि नॉर्मल केसेस में जब डीले पे केस होता है तो एक हमारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन दी है कि 498A केसेस के लिए, जैसे जो मैट्रिमोनियल केसेस होते हैं, पत्नी जो पति पे करती है, उसमें बहुत सारे फॉल्स केसेस भी हो रहे थे। तो कोर्ट ने बहुत ही अच्छी जजमेंट पास की, सुप्रीम कोर्ट ने अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में। उसमें कोर्ट ने कहा कि आप इमीडिएट अरेस्ट नहीं करेंगे 498A केसेस में, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे फॉल्स केसेस भी हो जाते हैं, तो आप इमीडिएटली अरेस्ट मत कीजिए, आप उसमें इन्वेस्टिगेशन कीजिए, रिपोर्ट डालिए, उसमें अगर आपको बहुत ज़रूरी लगता है तो आप कीजिए। लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक और बहुत अच्छी चीज़ की कि 498A केसेस के अलावा आप ये जो मैं गाइडलाइंस दे रहा हूँ, कोर्ट ने कहा इनको आप उन ऑफेंसेस में भी एक्सटेंड कीजिए जो 7 ईयर पनिशमेंट कैरी करते हैं। जिन ऑफेंसेस में मैक्सिमम पनिशमेंट 7 ईयर्स तक है, उन सब केसेस में आप इमीडिएट अरेस्ट नहीं करेंगे। आप पहले जो है एक्यूज़ को नोटिस देंगे 41A CRPC में, और फिर एक्यूज़ को अगर आके कुछ कहना है अपनी बात वो कह सके एजेंसी के पास, और उसका अनड्यू हैरासमेंट ना हो उस व्यक्ति का। तो मैंने सोचा है कि मैं अपनी पीएल में ये भी चीज़ डालूंगी कि जो अरनेश कुमार की जजमेंट की जो गाइडलाइंस है जो 7 ईयर पनिशमेंट के लिए है, वो उन केसेस में भी एक्सटेंड हो जहाँ पे इनऑर्डिनेट डीले होता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी फॉल्स केसेस की वहाँ ज़्यादा होती है जहाँ पे इनऑर्डिनेट डीले होता है। अब अरनेश कुमार की जजमेंट क्यों नहीं अप्लाई हो पाती, क्योंकि वो 7 ईयर के पनिशमेंट के लिए तक के लिए है, और रेप के केसेस में क्या होता है कि पनिशमेंट 10 साल तक की होती है। तो अरनेश कुमार फॉलो नहीं करता वहाँ और इलीगल अरेस्ट हो जाते हैं। मुझे काफ़ी लोगों ने बताया कि हम अरेस्ट हो गए और कई दिन बाद बेल हमें मिली, क्योंकि सेक्शन 376 था, तो बेल भी आसानी से नहीं मिलती, और उसमें 10 साल 12 साल 20 साल पुराने तक के केसेस मैंने सुने हैं जो मेरे पास लोगों ने बताए हैं। तो मैं सुप्रीम कोर्ट की अपनी पीएल में ये भी चीज़ डालूंगी कि अरनेश कुमार की जो गाइडलाइंस है वो आप ठीक है 7 ईयर पनिशमेंट तक रखिए, लेकिन 7 ईयर पनिशमेंट से ज़्यादा जिनकी पनिशमेंट है जो कैरी करते हैं जो ऑफेंसेस, उसमें आप इतना कर दीजिए कि जहाँ पे इनऑर्डिनेट डिले है वहाँ पे आप इनको अप्लाई कर दीजिए ताकि हैरेसमेंट कम हो। कब तक ये पीएल आपकी डल सकती है? अभी तैयारी चल रही है, बिकॉज डेटा और ज़्यादा कलेक्ट करना पड़ेगा मुझे, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट में अगर हम अच्छे से डेटा रख पाएंगे तो ही जो है सुप्रीम कोर्ट इस बात को अच्छे से समझ पाएगी कि क्या हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया कीर्ति जी। थैंक यू सो मच। तो जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में एक पीएल डलेगी। जिस तरह से फॉल्स केसेस का उन्होंने जिक्र किया कि एक डाटा इकट्ठा किया जा रहा है, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट के सामने ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो रखी जाएगी, ताकि जो रेप केसेस हैं, फॉल्स रेप केसेस हैं, उन पर कम से कम जो जिनके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज है उनको इंसाफ मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ उमेश शर्मा, न्यूज़ 18 चंडीगढ़।